नमस्ते दोस्तों। और आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इतिहास की एक ऐसी सच्ची कहानी पर नजर डालते हैं जो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म जैसी लगती है। हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। एक बेबस छोटे से बच्चे से लेकर एक महान सम्राट बनने तक का उनका ये सफर सच कहूं तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे जंग के मैदान में लावारिस छोड़ दिया गया हो, जिसे एक किले की दीवार पर दुश्मनों के तीर रोकने के लिए मानव ढाल यानी ह्यूमन शील्ड बना दिया गया हो। वो बड़ा होकर एक ऐसा साम्राज्य कैसे बना सकता है जो पूरे 200 सालों तक शान से टिका रहा। सुनने में कोई मनगढ़ंत कहानी लगती है ना, लेकिन ये मुगल इतिहास की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। तो चलिए इस सफर को करीब से समझते हैं। अध्याय 1, खतरे में बचपन, बर्फ में संघर्ष। जब अकबर का जन्म हुआ तो उनके पिता हुमायूं अपना सब कुछ शेर शाह सूरी से हार चुके थे। मतलब जन्म के समय इस होने वाले सम्राट के पास अपना कहने को जमीन का 1 इंच टुकड़ा तक नहीं था। हालात इतने खौफनाक थे कि जान बचाने की जद्दोजहद में हुमायूं को अपने सिर्फ 1 साल के बेटे अकबर को कड़ाके की ठंड और बर्फीले पहाड़ों के बीच कंधार में ही छोड़ना पड़ा। सोचकर ही सीरन होती है। स्थिति इतनी खराब थी कि भागते हुए हुमायूं के सैनिकों को अपने ही घोड़ों का मांस अपने हेलमेट में पकाना पड़ा था। और फिर जब अकबर सिर्फ 4 साल का था, उसे काबुल के किले की दीवार पर खड़ा कर दिया गया। क्यों? ताकि हुमायूं की सेना को तीर चलाने से रोका जा सके। दोनों तरफ से हमले और बीच में एक 4 साल का मासूम बच्चा। खैर, किस्मत अच्छी थी कि सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई और उसकी जान बच गई। फिर इसी घमासान के बीच सिर्फ 13-14 साल की उम्र में एक पूरी तरह से अफरा तफरी वाले जंग के मैदान में अकबर को ताज पहना दिया गया। अध्याय 2, कठपुतली बादशाह, पर्दे के पीछे का राज। तो हुमायूं ने ईरान के बादशाह की मदद से दिल्ली वापस तो जीत ली, लेकिन अचानक एक दिन अजान सुनकर सीढ़ियों से उतरते वक्त वो फिसल गए और उनकी मौत हो गई। अब 14 साल का अकबर बादशाह तो बन गया, पर असल में वो सिर्फ नाम का बादशाह था। अब सवाल ये है कि पर्दे के पीछे से डोर कौन खींच रहा था। शुरुआत में सत्ता संभाली हुमायूं के सबसे वफादार जनरल बैरम खान ने। उन्होंने ही अकबर को ताज पहनाया और दुश्मनों को हराकर साम्राज्य को मजबूत भी किया। लेकिन फिर एंट्री होती है अकबर की धाय मां माहम अंगा की। उन्होंने सत्ता का एक अलग ही खेल शुरू किया। वो धीरे धीरे इस किशोर बादशाह के कान भरने लगी। रोजाना बैरम खान के खिलाफ नई नई झूठी कहानियां गढ़ी जाती थीं, और इसका नतीजा अकबर अपने ही उस रक्षक के खिलाफ होने लगा जिसे वो कभी प्यार से खान बाबा कहा करता था। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन था। अध्याय 3, सत्ता पर पूर्ण कब्जा, आदम खान का पतन। ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यही वो वक्त था जब अकबर को समझ आ गया कि अगर सच में एक सम्राट की तरह राज करना है तो उसे कठपुतली बनाने वालों को थोड़ा हिंसक तरीके से ही सही, पर रास्ते से हटाना होगा। और फिर अकबर ने जो कदम उठाए वो सच में चौंकाने वाले थे। सबसे पहले तो उन्होंने बैराम खान को चतुराई से रिटायर करके हज पर भेज दिया। लेकिन असली सिरदर्द था माहम अंगा का बेटा आदम खान। वो बहुत ताकतवर हो गया था और उसने बगावत कर दी। अकबर खुद अपनी फौज लेकर गया और उसे धूल चटा दी। लेकिन आदम खान की हरकतें यहीं नहीं रुकीं। तब जाकर अकबर ने एक बेहद खौफनाक फैसला लिया। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि आदम खान को महल की सबसे ऊंची छत से नीचे फेंक दिया जाए। और सुनिए, जब वो पहली बार में नहीं मरा तो उसे दोबारा घसीटकर ऊपर ले जाया गया और फिर से फेंका गया। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर रहा होगा। इस निर्मम कदम के बाद ही अकबर ने असल मायनों में तख्त पर अपना पूरा और सीधा कब्जा जमाया। अध्याय 4, अजेय सेना का निर्माण, रक्त पर योग्यता भारी। अब सत्ता तो हाथ में आ गई थी, लेकिन उसे बचाए रखना ज्यादा जरूरी था। इसके लिए अकबर ने सेना के पूरे ढांचे को ही पलट कर रख दिया, ताकि कोई भी जनरल दोबारा बगावत करने की जुर्रत न कर सके। इस काम में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने सेना के मुखिया का इकलौता पद ही खत्म कर दिया और पूरी सेना को 10 से लेकर 7,000 सैनिकों की अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया। सबसे कमाल की बात क्या थी? इन कमांडर्स का चुनाव किसी शाही खून या भाई भतीजावाद से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी काबिलियत यानी मेरिट के आधार पर होता था। और हाँ, इन जनरलों को टिकने नहीं दिया जाता था। उन्हें बार बार एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफर किया जाता था। मतलब कोई भी अपनी पर्सनल आर्मी या लोकल दबदबा बना ही नहीं सकता था।
अगर आप ध्यान दें तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव दिमाग वाकई कमाल का था। फेस सिस्टम को ही ले लीजिए, हर सैनिक का हुलिया बाकायदा कागज पर दर्ज होता था ताकि कोई फर्जी भर्ती ना हो सके। फिर था मार्किंग सिस्टम, जिसमें हर घोड़े पर एक खास निशान दागा जाता था ताकि घपला ना हो। मजेदार बात यह है कि ये दोनों आइडियाज उन्होंने एक पुराने शासक अलाउद्दीन खिलजी से लिए थे। इसके अलावा सैनिकों को वेतन अब सीधे सरकार से मिलने लगा ताकि वो सिर्फ सम्राट के वफादार रहें, किसी जनरल के नहीं। और फौज में हर जाति धर्म के लोगों को शामिल किया गया ताकि कोई एक गुट हावी ना हो सके। बहुत ही स्मार्ट मूव था ये। अध्याय 5 राजपूत कूटनीति, बिना युद्ध दुश्मन जीते। सेना तो मजबूत हो गई, लेकिन साम्राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती था राजपूताना। हम सब जानते हैं कि राजपूत योद्धा अपनी बहादुरी और कभी सरेंडर न करने के जज्बे के लिए कितने मशहूर थे। जब उन्हें लगता कि हार तय है तो महिलाएं जौहर करती थी और पुरुष शाखा करते हुए दुश्मन पर आत्मघाती हमला कर देते थे। ऐसे लोगों को सिर्फ तलवार के जोर पर हराना लगभग नामुमकिन था। और यहीं पर खेला गया मुगल इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। हुआ यूं कि एक बार एक जंगली हाथी बेकाबू हो गया था। सब जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन एक राजपूत राजा भारमल और उनका परिवार अपनी जान की परवाह किए बिना अकबर को बचाने के लिए वहां डटे रहे। इस बेमिसाल वफादारी ने अकबर को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने जंग के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाया, राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से शादी की और सबसे अहम बात, अकबर ने ये शर्त भी मानी कि उन्हें शाही महल के भीतर अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी होगी। राजपूत राजाओं को उनके इलाके वापस सौंप दिए गए और राजा मान सिंह जैसे राजपूतों को मुगल सेना का टॉप जनरल बना दिया गया। जरा सोचिए, एक ही चाल से सबसे कट्टर दुश्मनों को सबसे वफादार दोस्त बना लिया गया। लेकिन हर कहानी में अपवाद होते हैं, और यहाँ वो अपवाद थे महाराणा प्रताप। उन्होंने कूटनीति के आगे झुकने और मुगलों के सामने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो अकबर ने अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए अकबर ने जिस मुगल सेना को भेजा था, उसका नेतृत्व खुद एक राजपूत जनरल राजा मान सिंह ही कर रहे थे। अध्याय 6 सुधार और दीने इलाही, साम्राज्य को एकजुट करना। अब तक साम्राज्य इतना विशाल और विविध हो चुका था कि अलग अलग धर्मों और विचारों के बीच अक्सर टकराव होने लगे थे। इस बिखरे हुए साम्राज्य को एक धागे में पिरोने के लिए अकबर ने सामाजिक और वैचारिक स्तर पर कुछ बहुत ही बड़े और बोल्ड कदम उठाए। उन्होंने कई जबरदस्त सामाजिक सुधार किए, जैसे युद्धबंदियों को गुलाम बनाने की क्रूर प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके अलावा सती प्रथा पर कड़ा बैन लगा दिया, जिसमें पति की मौत के बाद विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था। सिर्फ बैन ही नहीं लगाया, बल्कि विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देकर उसे बढ़ावा भी दिया। सच में ये वो प्रगतिशील कदम थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को उसके चरम तक पहुंचाया। अब बात करते हैं दीन-ए-इलाही की। ये टॉपिक हमेशा से विवादों में रहा है, लेकिन इसके पीछे की अफवाहों और हकीकत के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। हुआ क्या था कि सत्ता से हटाए गए कुछ नाराज धार्मिक नेताओं ने ये अफवाह उड़ा दी कि अकबर ने मस्जिदों को अस्तबल बना दिया है, नमाज और हज बैन कर दिया है और दाढ़ी मुंडवाना जरूरी कर दिया है। लेकिन असलियत ये थी कि इबादत खाना में होने वाली अंतहीन धार्मिक बहसों से थककर अकबर ने साम्राज्य को एक करने के लिए एक पॉलिटिकल लॉयल्टी सिस्टम यानी राजनीतिक वफादारी का ढांचा बनाया था। इसमें अल्लाहू अकबर जैसे नए अभिवादन शामिल थे और मौत के बाद की बजाय जीते जी अपने जन्मदिन पर दान पुण्य करने की बात थी। और मजे की बात बताऊं, इस पूरे सिस्टम को सिर्फ 18 या 19 लोगों ने ही अपनाया था। उनका असली नजरिया इस एक विचार में साफ छलकता है, ईश्वर एक है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। उन्होंने कभी भी किसी पर भी अपना ये नया सिस्टम जबरदस्ती नहीं थोपा। भाई, अगर वो चाहते तो पूरी सल्तनत की ताकत लगाकर सबको मजबूर कर सकते थे, लेकिन उनके खुद के कई खास मंत्रियों ने इसे अपनाने से मना कर दिया और अकबर ने बिना किसी परेशानी के उन्हें इसकी पूरी छूट दी। तो कुल मिलाकर पूरे 50 साल का वो सफल शासनकाल, इन्हीं 50 सालों में तैयार की गई मनसबदारी व्यवस्था, वो कमाल की कूटनीति और साहसिक सामाजिक सुधारों ने ही मुगल साम्राज्य के लिए अगले 200 सालों की ऐसी नींव रखी जो इतिहास में वाकई बेमिसाल है। आखिर में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या शाही सत्ता केवल तलवार और खौफ के दम पर टिकाई जा सकती है, या फिर
कूटनीति और स्मार्ट प्रशासनिक सुधारों की खामोश ताकत ही असली सत्ता है। एक लावारिस बच्चे के रूप में मौत का सामना करने से लेकर एक महान सम्राट बनने तक का अकबर का सफर इसी नाजुक संतुलन की सबसे बड़ी मिसाल है। इस ऐतिहासिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल जरूर सोचिएगा, क्योंकि इतिहास अक्सर हमें आज के बारे में बहुत कुछ सिखा जाता है।